नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज जो आप लोगों के बीच में डिस्कस करूंगा, जो सीखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है उस पे बात करेंगे और मार्केट में अप्रोच कैसे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा लगता है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, सबको ये लगता है कि भाई ये पैसा फैला पड़ा हुआ है और यहाँ से हम पैसा जल्दी से जल्दी मतलब बना लेंगे और पूरा फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और मतलब जो है कि आर्या पार। और इस तरह का एक आध लोग जो स्पेशली मतलब देखा होगा कि जनरली लोग जो पॉजिटिविटी होती है कभी, जैसे मतलब किसी वजह से भी क्रिप्टो में हो जाए, वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके प्रॉज एंड कॉन्स को नहीं बताते हैं, या जिसको घाटा होता है वो नहीं बताता है, पॉजिटिविटी सब बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक अट्रैक्शन बढ़ता है कि भाई ये इजी मनी है और बहुत आराम से पैसा बनाया जा सकता है। बस करना क्या है, आजकल तो स्मार्टफोन है तो तुरंत इधर लगाएंगे निकाल देंगे, ये बैठे बिठाए पैसा, तो इजी मनी लगता है और लगता है कि भाई पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रैक्टिकली इस बात के नियम को आप बांध लेना कि जब तक किसी भी चीज़ के पैरामीटर्स होते हैं और आपको उसके वो पैरामीटर्स को फुलफिल करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि स्किल्स अलग अलग लेवल की हैं, कोई क्रिप्टो में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, अलग हर फील्ड के रेशियोज अलग हैं। कोई जो है कि ज़्यादातर लोग जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर समझ रास्ता दिखाई पड़ता है। जो है जुआ कम लोग क्यों खेलते हैं, भाई जुए में हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिजनेस का रेशियो, हर एक चीज़ का अपना एक रेशियो है, लेकिन हर काम को करने का तरीका मतलब कह सकते हो गॉड ने बताया है और कहा है। तो अब जैसे वर्ल्ड में जो सिनेरियो आप देखते हो, तो मैं आज जो बात करूंगा स्पेशली जो टॉपिक है इस बात पे कि टिके कैसे रहना है, रुके कैसे रहना है। अब आप इन्हें आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट टीम की चाहे बात कर लो, एक से एक धुरंधर प्लेयर अपने इंडियन क्रिकेट टीम में आए हैं, इवन फॉरेन टीम्स में भी रहे हैं लोग। तो आपने देखो टेस्ट मैच हुआ है, वनडे क्रिकेट होता है, देन T20 भी होता है। मैच वही है, चीज़ें वही हैं, बट फॉर्मेट बदल गए कि हर एक कभी T20 में एक अलग फॉर्मेट से खेला जाता है, वनडे में अलग खेला जाता है और टेस्ट मैच को एक अलग तरीके से खेला जाता है। क्या तीनों में स्ट्रेटेजी अलग लगेगी? हाँ लगेगी। और सबसे एंटरटेनिंग कौन सा लगता है भाई? T20 मैच लगता है। ठीक है कि भाई 20 ओवर का मैच होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और ये भी है कि स्पेशलिटी अलग अलग होती है। क्यों एक बैटिंग ऑर्डर बना होता है, क्यों एक बॉलिंग ऑर्डर बना होता है, कौन सा बॉलर किस पिच पे कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन सा बैट्समैन किस कंडीशंस में ज़्यादा बेस्ट होगा, क्या हमें टारगेट मिला हुआ, क्या कुछ है। टेस्ट मैच में एक अलग तरह का होता है कि जैसे राहुल द्रविड़ जी को कहा जाता था कि भैया कि ये द वॉल है, उनके विकेट को लेना बड़ा मुश्किल काम होता था, टिके रहते थे, बने रहते। तो उन्होंने भी अपना एक मुकाम बनाया, तेंदुलकर जी ने अपना एक अलग मुकाम बनाया, विराट कोहली जी ने एक अलग मुकाम बनाया, और सभी की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी थी। तो आप किस तरह के आदमी हो और किस तरह के मार्केट के लिए सुटेबल हो और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कहाँ पे आपकी स्किल्स ज़्यादा काम करती हैं, बहरहाल जो ज़्यादातर लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेड रह सकता है, उन चीज़ों पे बात करते हैं। मैं आपको जैसे अभी बताऊं कि जो अभी रिसेंटली जो भी प्रैक्टिकली देखा जाए, जब से ट्रंप आए हैं, पहले भी सेशंस में, यानी जब वो पहले राष्ट्रपति थे तब भी चीज़ें डिस्टर्ब करके रखी हुई थी। आप ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स को अगर उनके पीरियड के टाइम को उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा चीज़ें किस तरह से डिस्टर्ब होंगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक ट्रंप साहब हैं और स्पेशली तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी रहेंगी। आपको अपने मौके और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, रिस्क एपेटाइट को कमा के। मैंने हमेशा बोला है रिस्क आप करिए, बढ़िए, लेकिन रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ठीक है आप मान लो महाबलशाली आदमी हो और आप अपने एक स्ट्रेटेजी के साथ में आगे नहीं बढ़ते हो तो मुंह की खाओगे, मात खाओगे खाओगे। अब कहने का मतलब है कि अगर जैसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने देखा हो अडानी है, अंबानी है, और भी लोग हैं, एलन मस्क है, वगैरह 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 वगैरह, आपने बहुत सारे लोगों को देखा। उनका आपने ये भी देखा कि उनको करोड़ों अरबों का ऊपर, कभी नीचे, कभी ये कभी वो। तो भाई उन्हें तो कभी हार्ट अटैक नहीं आता, वो तो नहीं मरते हैं। वह वहीं क्रिप्टो में आज जो गिरावट हुई, और देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा मतलब जो है कह सकते हैं क्रिप्टो जो ट्रेड करते थे उन लोगों में, काफ़ी लोगों में हार्ट अटैक, सुसाइड और ये सब चीज़ें न्यूज़ आपने सुनी होगी कि विद इन द मार्केट क्या ज़बरदस्त क्रैश आया क्रिप्टो मार्केट में, और लोग जो है एकदम से वाइप आउट हो गया, ये है वो है, क्रिटिसिज्म, सब चीज़ें चल रही। इसीलिए बोला गया ट्रेड को करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब वहाँ पे अब जैसे तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये मार्केट में तो नहीं है,
भाई अगर इतना आसान होता तो जो है कि मोटा भाई तो कुछ भी कर ले, भाई कोई भी शेयर उठा लें, कोई भी शेयर गिरा दें, कुछ भी कर लें। या फिर जो बड़े बड़े लोग पैसा बना चुके हैं स्टॉक मार्केट से, वो भी क्या कहते हैं, छोटी छोटी कंपनीज में आके पूरा माल इकट्ठा खरीद लेना या पूरा माल गिरा देना, चाहे वो कंपनी अच्छी हो चाहे वो खराब हो, तो वो कर सकते हैं बट नहीं करते ना। क्यों? अपने एक डिसिप्लिन से चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ना होता है, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के आगे बढ़ना होता है। अगर मान के चलो उन्होंने मार्केट से 100 करोड़ रुपए कमा रखे हैं तो 1 आध 2 करोड़ का रिस्क ले लिया, चले भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपकी टोटल पूंजी ही 1 करोड़ है, सपोज आप हो, और आप 1 करोड़ को, भाई मुझे जल्दी से जल्दी अरबपति बनना है, तो आपने पूरा 1 करोड़ रुपए रिस्क पे लगा दिया। भाई झुंझुनवाला साहब ने ये खरीदा था या विजय केडिया साहब ने ये शेयर में लगाया था, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पैसा मेरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आशीष कचोलिया साहब ने लगाया था, मैं यहाँ लगा देता हूँ, बन जाएगा। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना आना चाहिए और उस रिस्क एपेटाइट को इंक्रीज कैसे करना है वो आना चाहिए। ठीक है, अब किसी बड़े आदमी के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। वही वो 4 जगह 4 डील्स करी उन्होंने, उन 4 डील्स में से एक बिजनेस चल गया, दूसरे बिजनेस ने जस्ट बराबर बराबर किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे दो बिजनेस जो है वो लॉस में चले गए, लेकिन एक ने जो है उन्होंने काम कर दिया। और जब ये 4 बिजनेस किए, मान के चलो इन बिजनेसेस में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और एक 50 करोड़ ने काम कर पाया, दूसरे 50 करोड़ ने नो प्रॉफिट नो लॉस दिया और 2 बिजनेस डूब गए, 50 यानी 100 करोड़ उनके डूब गए। और यही जो एक जो चला, इस 50 करोड़ ने इनको 500 करोड़ बना के दे दिया। प्रैक्टिकली क्या हुआ, वो लेके आए थे कितना, 200 करोड़, भाई 4 बिजनेस में लगाया और वहां पे 50 करोड़ से 500 करोड़ बन गया। 200 करोड़ को अगर हम माइनस कर दें, भाई जो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसको हम माइनस कर दें, तब भी 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आपने देखा कि भाई आपके पास रिस्क एपेटाइट हो, अब वो उन्होंने 200 करोड़ को 4 जगह डाइवर्सिफाई करके और फिर 300 करोड़ रुपए कमा लिए। अब 300 करोड़ रुपए आ गए जो कि उन्होंने कमाए हैं, तो उनका रिस्क एपेटाइट बढ़ गया। अब वो जो अगले बिजनेसेस में डील करेंगे वो 300 करोड़ रुपए जो कमाए हैं वो अपना सोच के चलेंगे, प्लस जो उनका अपना जो पूंजी थी 200 करोड़ रुपए, जो कि मतलब प्रैक्टिकली तो निकल आई, तो 500 करोड़। अब जो 200 करोड़ में बिजनेस कर रहा था पहले, अब वो 500 करोड़ की रिस्क एपेटाइट के साथ में आगे बढ़ सकता। मान के चलो अगली डील चीजें सही नहीं, मान के चलो इस बार 2 डील खराब हुई थी 4 में से, अगली बार में मालूम पड़ा एक ही डील खराब हुई, या हो सकता है 3 डील खराब हो गई, तो रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आप भी उसी तरह से अप्रोच आपको बढ़ाना चाहिए। मार्केट में मौका है, मार्केट में ये है, इस कंपनी में मौका है, पूरा पैसा इसी एक कंपनी में लगाएंगे, भाई वो तरीका नहीं है। आप एक बार चले जाओगे सही, 2 बार चले जाओगे, लंबे रन में आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को नीचे पाओगे। अब उस रिस्क एपेटाइट को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे अप्रोच होना चाहिए, कैसे मार्केट को सम्मान दें, क्योंकि फ्री का पैसा कहीं नहीं है। हाँ, मार्केट बहुत पैसा बना के देता है, लेकिन वे ऑफ अप्रोच आपको सीख के चलनी है और वही कंपाउंडिंग आगे करती है। तो जैसे अब यहाँ पे तो जो बात है कि भाई 19 अरब डॉलर, और ये रीज़न क्या था वो तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि चाइना के ऊपर भी अभी जो है पहले से जो 30% टैरिफ था उसके ऊपर अभी 100% टैरिफ लगा दिया। उसका रीज़न ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई इन्होंने जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो मैग्नेट्स हैं, वो जो कि हर इक्विपमेंट में लगते हैं, आप कोई भी डिवाइस ले लो, कुछ भी ले लो, बिना उसके डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। चाहे डिफेंस के लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, तो वो रेयर अर्थ मेटल्स का पार्ट लगता ही उसके बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। और रेयर अर्थ मेटल्स के माइनिंग में 90% माइनिंग जो है वो चाइना करता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को अपडेटेड होंगी पहले से। तो उसने क्या किया कि भाई ठीक है, अब डिस्टर्ब तो कर ही रखा था यूएसए ने, तो उसने क्या किया चाइना ने कि बोला ठीक है, इनके साथ तो ये ट्रेड वॉर, इन्होंने एक तरफ से सबको प्रॉब्लम किया हुआ है, मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा हूँ। जो हिंदुस्तान के साथ चाइना का जो प्यार दिख रहा है वो इस वजह से नहीं कि भाई कि हिंदुस्तान में कुछ उसे लाल या बहुत अच्छा वो हो गया। बात ये है कि भाई पहले निपट लेते हैं बाहर वाले से, हम एशियन कंट्रीज़ हैं, अपन ठीक है अपने गिले शिकवे भाई भाई बाद में दूर कर लेंगे, ठीक है। हमें जो सबसे बड़ा है ना भाई, जो फादर है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और गलत तरीके से कर रहा है, तो बेटर है यार हम दोनों एक हो जाते हैं, एक यूनिट बन जाते हैं और हम पहले उसे समझ लेंगे, उसके बाद हम दोनों का ही फायदा है, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यही सब चीज़ें, तो उन्होंने जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को बोला कि भैया हम रेयर अर्थ मेटल्स आपको देंगे, जो लेकिन शर्त ये बात है कि आप यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। अब इससे चिड़न तो होनी है। दूसरी चीज़, जिस तरह से भी मार सकता था चाइना, जो कि अभी सोयाबीन का बहुत बड़ा
कह सकते हैं कि इम्पोर्टर था चाइना यूएसए से, उसने इस साल खरीदा ही नहीं, ज़ीरो भाई, खरीदा ही नहीं, बोला हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा से, मतलब हर तरह से उसे इम्पैक्ट करने की कोशिश की। अभी जो उनके बॉन्ड्स थे उसे सेल करने के लिए लगा हुआ है हर तरह से। तो एक तरह से चाइना काउंटर कर रहा, हर तरह से कर रहा है। और वो सब चीज़ों में इनका जो क्लैशेस भाई चालू किया था किसने, भाई मैं मानता हूँ कि यूएसए ने आँख खुली, यूएसए की, बोला यार हम तो घाटे में चल रहे हैं भाई, हम जो है भले ही हमारे पास पैसा ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से ये जो बाकी सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वहाँ पे हम कर्टेल करें, चीज़ें करें, या उनका जैसा भी सोचो। तो उन्होंने पूरी जो कह सकते हैं कि बिजनेस जो था उसको डिस्टर्ब कर दिया हर तरह से, और उसके इम्पैक्ट आपको मार्केट्स में दिखाई पड़े। मार्केट में इम्पैक्ट्स जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, मैं अगर यहाँ पे ये दिखाऊँ, ये साहब थे, ये जो यूक्रेन क्रिप्टो इन्वेस्टर थे, ये इन्होंने सुसाइड कर लिया, ये मर गए, यही एकदम से जो उसको झेल नहीं पाए। यहाँ पे एक भाई साहब ने बहुत अच्छा ये शेयर किया कि मार्केट्स बहुत बार ये बड़ी बड़ी जो गिरावटें हुई उनको मतलब दिखाया गया, और इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भैया ये रीजंस देखो अलग अलग होंगे हर जगह के, हर टाइम के, और छोटे रीजंस को इसमें हमने देखा ही नहीं। मतलब कि जो बीच बीच में छोटी छोटी गिरावट होती है ना, अभी जैसे 100% टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे क्या है, मार्केट एक फ्लैटिश मोड में, कुछ करेक्शंस के साथ में, कुछ कंसोलिडेशन के साथ में चीज़ें चलती रहेंगी। इनका लगभग 1 साल होने जा रहा है ट्रंप साहब का, आगे आने वाले 3 साल भी निकल जाएंगे और इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। अब वो अलग बात है कि किसी कंट्री को या वर्ल्ड जो ट्रेड है उनको कितना डिस्टर्ब होता है, वो अलग बात है। लेकिन मार्केट ने अपनी एक चीज़ हमेशा दिखा के बताई है कि भाई जब भी क्रैश हुआ, रीजंस चाहे जो भी हो, मार्केट ने ऑल टाइम हाई दोबारा से अचीव किया है। तो फ़ायदा कहाँ पे है कि आप बने रहना, मार्केट में टिके रहना, बने रहना, और अपने रिस्क एपेटाइट को धीरे धीरे बढ़ाते रहना। अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन मैं लर्नर के स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पिछले कह सकते हैं 5 साल अभी होने वाले हैं, दिसंबर 2025 को मेरे मार्केट में आए हुए, डीमेट खोले हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे। और वहाँ से मैंने दिसंबर 2020 से चालू किया था, 1 लाख रुपए लेके आया था, कुछ भी पता नहीं था मार्केट के, बस यही था कि वो टाइमिंग ऐसा था कि मैंने एक बड़े क्रैशेस को देखा नहीं। ठीक है, अब वहाँ पे लेकिन मैंने बहुत ही फूंक फूंक के धीरे धीरे लर्न करते हुए सही तरह से कदम उठाने की कोशिश की, और लर्निंग हमेशा बनी रहेगी ऑलवेज। तो वहाँ पे मैंने अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा के, मुझे जल्दी पैसा नहीं कमाना है, मुझे जल्दी नहीं कमाना, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पिच पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको द वॉल राहुल द्रविड़ की तरह खड़े रहना है, टेस्ट मैच है ये भाई, ये T20 वाला काम नहीं है। T20 वाले काम के लिए एंटरटेनिंग होगा, सब कुछ होगा, लेकिन भाई वो विकेट चले भी जाते हैं। अगर राहुल कह सकते हैं विराट कोहली जी का विकेट गिरता है T20 मैच में, तो क्या वो खराब प्लेयर है? नहीं, लेकिन आउट हो गए तो वो दोबारा से नहीं आ सकते ना खेलने के लिए। तो बात ये है कि आप पिच पे कब तक टिके रह सकते हो, कौन सा मैच खेल रहे हो आप, वनडे खेल रहे हो, टेस्ट मैच खेल रहे हो, या जो है कि आप कह सकते हैं ये खेल रहे हो T20। तो मेरा मानना इस बात पे है कि हमें अट्रैक्टिव तो लगता है T20, सबसे सही, बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन T20 को सीखने के लिए पहले टेस्ट मैच पे आपको आना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी भी प्लेयर को अगर बना होगा, उसने नेट प्रैक्टिस, ग्राउंड प्रैक्टिस बहुत की होगी, जब उसने बहुत की होगी तब जाके उसे मैच मिलता है। और कहा भी जाता है पहले के समय में, जहाँ तक मुझे अपने टाइम का याद आ रहा है, कहा जाता था कि प्लेयर वही है जो टेस्ट मैच खेल जाए। सबसे जो क्रिकेट की असलियत जो जानने वाली बात होती है ना, वो टेस्ट मैच में होती है कि भाई आप चैलेंजिंग होता है वो। तो वही मार्केट में है कि आप बने रहोगे, टिके रहोगे, तो जो है डबल टन, डबल सेंचुरी और सब चीज़ें बना दोगे, सब कर जाओगे। बाद में आपका फॉर्मेट चेंज होकर वनडे में भी आप अच्छा से खेलने लगोगे, जब प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी टेस्ट मैच, और वो उसके बाद में T20 में भी आप परफॉर्म कर जाओगे, उसमें कहीं कोई कमी की बात नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो, और रिस्क उसको कैसे बढ़ाना है, क्या करना, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो मैं अपने पोर्टफोलियो वाइज कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं दिसंबर 2020 में मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आया, और मैंने आपको बताया भी था, तब का खरीदा हुआ मेरे पास कोई भी शेयर अवेलेबल नहीं है, एक तरह से लगभग शायद 1 शेयर पड़ा हुआ है, तो वो भी मैंने छोटा सा पैसा उसमें लगा था, बाकी सब शेयर्स निकल गए। तो सीखता रहा, देखता रहा। अब हुआ क्या, अपने रिस्क एपेटाइट को क्वालिफाई करता रहा। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तब से सेविंग जितनी भी रही है वो मार्केट में आज भी इन्वेस्टेड है, बट प्रॉफिट बुक करके दोबारा से री इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट बुक करके दोबारा से री इन्वेस्टिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही बुक किया, लॉसेस को भी बुक किया, कंपनी खराब भी हुई, लेकिन एक कैलकुलेटेड लेवल पे चीजें थी। और तो मैंने उससे सीखा, भाई आपकी कोई कंपनी खराब हो गई,
आपने वहाँ कुछ पैसा लगा रखा था, आपका पैसा कुछ लॉस में आपने बुक किया, उससे सीख मिली ना, आपको नॉलेज मिली ना। अगर आपके मान के चलो 10,000 रुपये लॉस में निकल गए उस जगह पे, और लेकिन आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, तो मालूम पड़ा दूसरी कंपनी 15,000 बना रही है, एक 20,000 बना रही है, एक 25,000 बना रही है, एक 10,000 लॉस कर रही है, एक 5,000 लॉस कर रही है, लॉस वाले आपने बुक किए, तो कुछ तो सीखा, कुछ तो जाना कि भाई मैंने इस कंपनी में लिया क्यों, बाय क्यों किया, कब किया, आगे मैंने एवरेज किया तो किया क्यों नहीं, आगे प्रोमोटर्स क्या बोल रहे हैं, और किस तरह से कंपनी फ्रॉड करती है तो कैसे जीरो हुआ। तो वो सब चीज़ें, उससे क्या होगा, जो आपने 10,000 का लॉस किया, सीख आपको 1 लाख की मिली। आगे जब और कंपनीज करोगे, आगे बढ़ोगे, जब अप्रोच करोगे, फिर बैटिंग करोगे, तो आपकी जो नेक्स्ट कंपनी होगी वो डेफिनेटली है इस प्रॉस एंड कॉन्स को सीखते हुए आगे बढ़ोगे। ये कीमत दिखाई नहीं पड़ती है कि भाई आपने जो 10,000 रुपए का लॉस बुक किया, तो किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आपने उसके फंडामेंटल्स देखे थे तब और बाद में, और टेक्निकल्स और मार्केट, और आपने प्रोमोटर्स क्या क्या बोले, क्या क्या कुछ कहे, कुछ हम दूसरे की गलतियों से भी सीखते हैं। तो वो जो अप्रोच होता है ना, फूंक फूंक के चलना एक एक कदम, और फिर आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है भाई, कि यहाँ पे कि भाई मेरा मान के चलो आपने जब, मुझे आज भी याद है कि मैं मार्केट में था, मार्केट में जब इन्वेस्टेड, मैं अभी मतलब इसी पीरियड की बीच में कभी की बात कर रहा हूँ, कि पहली बार जब मेरे पोर्टफोलियो में अमाउंट, तो मुझे ये नहीं पता कि भाई इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी, बहुत कम ही रही होगी, मतलब मैं 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, और एक तरह से बोलना था कुछ है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ें फ्रूटफुल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था भाई, मुझे सब सीख, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें देनी ही पड़ेंगी, तभी आप बढ़ पाओगे। तो वहां पे मैंने ये देखा, एक दिन मेरे को 6,000 रुपए का एक दिन की जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं ट्रेड करता था, मैं ये एक चीज़ तो दिमाग में पहले से ही थी कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है, ठीक है। अब पहली बार मेरे पोर्टफोलियो में 6,000 रुपए का एक दिन का प्रॉफिट आया, मैं भाई साहब खुशी से, आज भी मुझे वो दिन याद है, और नेक्स्ट डे फिर 6,000 रुपए का प्रॉफिट आया। हालांकि ये बुलन की बात थी, कोरोना के बाद की, पता नहीं किसी कंपनी में, एक कंपनी में तो लगाता नहीं था, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में लगे हुए थे। तो प्रॉफिट जो पर डे में, एक दिन का प्रॉफिट में जो मतलब मैक्सिमम अमाउंट आया वो 6,000 आया, और दूसरे दिन फिर 6,000 आया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज भी मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए ऊपर, 1 लाख रुपए नीचे हो जाता है, क्योंकि कैपिटल बढ़ चुकी है, चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो उस हिसाब से होता है। तो उस दिन की खुशी अलग ही थी। तो उसने मुझे लालायत किया और सीखने के लिए, समझने के लिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि रिस्क एपेटाइट को बढ़ाना और करना सीखो, ठीक है। तो उसमें मेरा जो अप्रोच था, मैं आपको देखो फाइनेंशियल ईयर वाइज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल के दिखाया है, और इन चार्ट्स पे भी अभी बात करेंगे कि भाई ये मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो रिक्वेस्ट आपसे है मेरी, प्लीज़, कि अभी भी आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया पिछले वीडियो में, और मुझे लगभग 33 लाख के आसपास शायद मिल गए हैं। मैं 50 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शायद सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी मैं दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा हूँ, ये है कि बस ये मेरा कनेक्ट है, मेरा पैशन है आप लोगों के साथ में कनेक्ट होना। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये देख सकते हो कि मैंने हालांकि मैंने पूरी फाइनेंशियल ईयर ले लिया है, इस टाइम पे मैं इन्वेस्टेड नहीं था, ये मैं दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर चालू होती है कह सकते हैं 1 अप्रैल से, तो इसलिए मैंने 2020 1 अप्रैल लिख दिया, बट प्रैक्टिकली मैं दिसंबर 2020 में मेरा पहला इन्वेस्ट, मेरा डीमैट खोला, मैं मतलब डीमैट खोल के ओपन आया था। तो लेकिन फाइनेंशियल ईयर पूरा कवर कर दिया, दिखा दिया, सो दैट कि लोग ये ना कहें कि भाई फुल फाइनेंशियल ईयर का नहीं दिखाया आपने, या हो सकता है उसमें लॉसेस बुक किए हों या कुछ है, तो इसलिए मैंने जस्ट वो दिखा दिया पीरियड। लेकिन प्रैक्टिकली जब दिसंबर 2020 से मैंने चालू किया, तो दिसंबर 2020 से चालू किया, तो देखा जाए इस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने का ही बात रही है, 3 या 4 महीने की बात रही है, तो ये ठीक है। अब इसमें मैंने जो है कि आप देख सकते हो, इस पैसे पे मत जाओ कि मतलब ये तो वो था पैसा जो पहले लगे हुए शेयर्स थे, उनका वैल्यू क्या है आज, तो इस पे मत जाइए। ये पैसा जो मैंने प्रॉफिट को बुक किया, लॉसेस को भी मैंने बुक किया होगा, कुछ कंपनीज में कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ लॉसेस बुक कर रहे हैं, तो प्लस माइनस दोनों करके जो आया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप देख रहे हो 4,026 रुपये, मतलब 4,260 रुपये, 4,260 रुपये मैंने बुक किए, और उसमें से ये कुछ जो फीस वगैरह कट गई, और उसमें से देख सकते हो कि 1,000, ये कितना जो भी है 1,000 इतना ये मुझे मिला, 1,500 कुछ, ठीक है। ये तो ये कब की बात है, जब बुल रन चल रहा था, कहीं पे भी पैसा लगाओ, धड़ाधड़ पैसा लोगों ने बनाया। किसने बनाया? एक्चुअली में मैं भी तो मार्केट में था, पैसा मेरे पास भी था, 1 लाख पूंजी भी लेके आया था, क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि अपने को कुछ पता नहीं, क्योंकि मार्केट कह रहा है, मार्केट कहता है कि भाई तुम अपना
अपना टाइम और अपना जो चीज़ें हैं वो दोगे तभी मैं कुछ दूंगा आपको। आज का समय में जो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया इन कंपेयर टू एट दिस टाइम, तो डिफरेंस तो है ही है, ठीक है। उस समय के रिस्क एपेटाइट में और आज के रिस्क एपेटाइट में डिफरेंस तो है ही है। अब कहोगे कि नहीं मैं विजय केडिया साहब जितना रिस्क एपेटाइट ले लूं या आशीष कचोलिया जितना रिस्क एपेटाइट ले लूं, भैया नंगा हो जाऊंगा, पुश्तें नहीं बिक जाएंगी। तो लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उनके तरीके से भी तो चलना पड़ेगा। उन्होंने जितना समय दिया मार्केट को, जितना एनालिसिस किया, जितना अप्स एंड डाउन्स देखा, किस तरह से आगे अप्रोच किया, अंधा होके तो नहीं लगा दिया ना कि भाई एक कंपनी पढ़ ली पूरा पैसा वहां पेल दिया, बोला ठीक है यार बस या तो आर या पार। और ऐसा भी हुआ कि बहुत बार आर हो भी गया, अगर पार हो भी गया मतलब आर रह गया तो पार हो भी गया, तो लेकिन फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, फिर उन्होंने अपना रिस्क एपेटाइट तो कैलकुलेट किया नहीं, उन्होंने दोबारा से बोली ठीक है 1 लाख के 4 लाख बन गए, बोले 4 लाख सीधा पेल दो दूसरी कंपनी में, ठीक है। अरे 4 के 8 बन गए, मेरे से बड़ा खुदा नहीं है, 8 बन गए, 8 से सीधा लगा दो यार 16 बन गए, 20 बन गए, ठीक है। मालूम पड़ा यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद में मालूम पड़ा एक बैट गलत गई और आप नीचे आ गए। और वही लोग, कोई सुसाइड हो रहा है, कोई हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अगर मैं क्रिप्टो की भी बात करूँ, हालांकि उसके कुछ पैरामीटर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्रिप्टो में भी चाहे वो इथेरियम की बात हो, चाहे बिटकॉइन की बात हो, चाहे और भी कॉइन्स की बात हो, आप किसी ने इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया होता कि भाई ठीक है ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अमेरिका यूएसए ये वो ऐसा वैसा, उसको और डीप थोड़ा सा समझते उसके ब्लॉकचेन को क्या कुछ है, तो वहां पे कुछ लंबे समय के लिए पैसा लगा तो पैसा बना हुआ होता। लेकिन वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं और तो वो बहुत ही हाई रिस्क लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो है ये बुक किया और ये अमाउंट को ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बुक किया और मैनेज करके जो मेरे पास प्रॉफिट में आया, मतलब मैंने कुछ लॉसेस को भी बुक किया हुआ, वो सब मैनेज हो गए। तो उसके बाद मतलब ये पैसा मैंने कमा पाया कितना भाई, ये 1530 रुपया जो भी कुछ है। अब ये इस फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वे ऑफ अप्रोच कैसे होना चाहिए, ठीक है। वे ऑफ अप्रोच किस तरह से मार्केट में आपको सीखना है, बढ़ना है। रिवॉर्ड्स बाद में मिलते हैं यार, इस समय पे ली गई सीखें जो मतलब एजुकेशन या जो भी लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग्स आज मेरे लिए कुछ काम कर रही हैं। आज जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो आगे लिए मेरे लिए काम करेंगी। यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो अब ये आप देखोगे कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये फाइनेंशियल ईयर, अगली फाइनेंशियल ईयर आ गई भाई। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोगों का देखते हैं ना, तो ठीक है। तो अब इसमें आप देखो भाई, पूंजी मैं कौन सी लगा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मैं 1 लाख रुपए लेके आया और वहां से मेरा जो पर मंथ की सेविंग रही है अप्रॉक्सीमेटली, जो भाई ठीक है भाई मेरा अपने एक्सपेंसेस हैं, ये हैं वो हैं, लाइफ चल रही है अपनी, सब कुछ ठीक है। ये सरप्लस मनी है जो मैं सेव करता हूँ, जिसे मुझे इन्वेस्ट करना था। और वो इन्वेस्टमेंट अब मैं चाहे एफडी में करता, प्रॉपर्टी में करता, हालांकि उतने में रुपए में प्रॉपर्टी तो आती नहीं, या मैं कुछ और करता या कहीं पे भी, तो वो गोल्ड में लगाता, कहीं लगाता। अब कहोगे सर गोल्ड में पैसा बनता, अरे भाई ठीक है, वो आप ये भी तो देखो कि पूरी हिस्ट्री चेक करो ना। फिर आज आया रन, फिर आगे कंसोलिडेशन भी देगा चीज़ें। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है, गोल्ड सिल्वर चाहे जो भी हो, असेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट किस साइड में, ये तो अब मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है पूंजी भी बढ़ गई होगी मेरी भाई, पर मंथ लग रहा है ना, पर मंथ सेव कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, वो ऐड हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर कुछ मैंने लॉसेस को बुक किया होगा, कुछ प्रॉफिट्स को बुक किया होगा, तो कुल मिला के प्लस माइनस करके 24,470 रुपये के प्रॉफिट्स को मैंने बुक किया, जिसमें से ये कुछ माइनस हुए चार्जेस वगैरह, और 22,000 कुछ 190 रुपये मुझे अगले फाइनेंशियल ईयर में मिले। तो आपने देखा कि भाई पहले साल क्या है, अगले साल कितना बड़ा। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को मैंने करने के लिए किया, ये रैंडमली हुई। मैं तो ये ऐसे ही चेकआउट कर रहा था, क्योंकि मेरा ये बात कहना है ना आप लोगों से। मेरा एक लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ बने रहोगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस भी करते हैं, और मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ओपनली वहाँ पे कभी कभी बता भी देता हूँ। तो बेहतर होगा वहाँ बने रहो। डिस्टर्बेंस होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर देना, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और हम कभी कभी अपने मेन टॉपिक से हटके भी बात करते हैं, सो दैट रिफ्रेशमेंट विल बी देयर। तो ये एक बना रहता है, तो ये ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा कि मतलब कैसे मैं जो है 4,260 रुपये की बुकिंग से 24,470 रुपये पे पहुंचा, ठीक है। अब इस फाइनेंशियल ईयर के बाद में अब जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ये तो बात की आ गई। ये जो है अगर मैं इसको 1 मिनट, ये जो है ये 2 फाइनेंशियल ईयर हो गई, तीसरी यहाँ पे है ये वाली, ठीक है भाई। ये देख रहे हो ना कि आप 22 से 23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023,
तो 24,000 कुछ था भाई, ठीक है भाई, पहले 4,000 कुछ था, फिर 24,000 कुछ था, और अब ये 30,000 कुछ के बुक, और ये मैं मतलब रैंडमली हो रहा, मतलब कि मेरी पूंजी बढ़ रही है। मार्केट की अच्छी बात थी कि मार्केट का टाइमिंग बढ़िया था, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। मैं सीखते हुए, मैं ये इंटेंशनली नहीं कर रहा था कि भाई मेरे को 30,000 बनाने हैं, मेरे को 1 लाख बनाने हैं, मेरे को इतने बनाने ना। आई यूज टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। तो 30,840 रुपये, इसमें कुछ लॉसेस बुक हुए होंगे, कुछ प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, तो प्लस माइनस करके जो है बुक जो हुआ वो 30,840 रुपये का बुक हुआ। इसमें से ये एक्सपेंसिस को माइनस किया तो ये 28,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट में आए। और ये पैसा भी जो प्रॉफिट आया, इसमें से भी ये क्या हो रहा है, ये वापस री इन्वेस्ट हो रहा है ना मार्केट में। मेरी सेविंग्स आ रही हैं, पैरेलली जो यहाँ मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए वो आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे रिग्रेट्स भी रहे होंगे कि भाई मैंने बुक कर दिया, उसके बाद शेयर ऊपर पहुंच गया बहुत, और कहीं पे सही भी रहा होगा कि मैंने बुक कर दिया, उसके बाद नीचे गए। जबकि इस समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि होल्ड ही बना के रखूं मैक्सिमम मोस्ट चीज़ों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे अपने आप के रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें थोड़ा सा मैं करता था। वही ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता था कि भाई मैं किस तरह से क्या अप्रोच चल रही, लेकिन लर्निंग पे रहता था। तो मैं 22 से 23, अब कहोगे सर इतना बड़ा क्या अचीवमेंट कर लिया जो आप गाथा बनाए पड़े हो। बात आज की नहीं है कि अचीवमेंट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। बात यह है कि आपकी इस वे ऑफ अप्रोच से आप इस अमाउंट तक पहुंच गए जो कि मेरे लिए ठीक अमाउंट है। मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी और सोर्स से इतना पैसा नहीं बनता मेरा। अब आने वाले और जो अब 5 साल होंगे, हो सकता है मार्केट उस समय सपोर्ट करे ना। मैं कहता हूँ ये चलो सपोर्ट का टाइम था मार्केट का, लेकिन आने वाले 5 सालों में सपोर्ट करे ना करे, लेकिन लर्निंग्स तो बढ़ी ना। वो लर्निंग्स के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। जब मैंने ये अकाउंट खोला था तब उस समय मेरी फैमिली में मना कर दिया था भाई कि ठीक है कहाँ रिस्की, ये है वो है, शेयर्स ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। मैंने 1 लाख रुपए अपनी, भाई जब मैं खुद कमा रहा हूँ तो मैंने खुद रिक्वेस्ट करके मांगा भाई 1 लाख का, क्योंकि भाई हक तो उनका फैमिली का भी है ना। तो 1 लाख रुपए से मैंने अपना सोचा यार मुझे 1 लाख से चालू होने दो। फिर मैंने जब धीरे धीरे, तो मैंने बोला ठीक है तो एक काम करे, मैंने उनसे ये कहा कि एक काम करते हैं, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे 20,000 रुपये बचते थे सेविंग्स में से, मतलब सब एक्सपेंसेस मान लो 40,000 बचते थे, तो मैं अगर 10,000 मुझे यहाँ लगाने तो उसका डबल जो है अलग एक सेविंग अकाउंट में, इमरजेंसी फंड में एक्यूमुलेट करते थे। बोला कि ठीक है 10 अगर तुम यहाँ शेयर्स में लगा रहे हो तो 20,000 रुपये जो है आप मुझे मेरे अकाउंट में देंगे। ये एक अच्छी चीज़ थी, पता है, डिसिप्लिन। नहीं तो हम तो ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। मैं तो 40 लगाता, मैं तो वो लगाता, क्योंकि यहाँ पे एक अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये डिसिप्लिन भी मेरा, मैं कहूँगा इसका श्रेय मैं टोटल अपनी वाइफ को देता हूँ कि भाई उन्होंने कहा कि भाई 10,000 अगर आप इस शेयर्स के लिए ले रहे हैं तो 20,000 रुपये आप मुझे एक इमरजेंसी फंड में क्रिएट करके देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बोला आप जितना कर पाते हैं करिए, तो ठीक है। तो मैंने वो चीज़ भी मुझे सही लगी और उतना डबल पैसा मैं वहाँ दिया मैंने। फिर ये हो गया 2022 से 2023, ठीक है। इस बीच मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर भी आया। फिर इसके बाद ये मैं आपको इसलिए ये 2022 से 2023 हो गया। इसके बाद 2023 से देखो 2024 हो गया, और इसमें अमाउंट बढ़ गया है 1.3 लाख, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट था इससे पहले वाले में 30,000, ठीक है। तो 1.3 लाख की बुकिंग हो गई। अब उसमें से ये कुछ मैं एक्सपेंसेस को मैनेज करके 1,24,000। और ऐसा नहीं कि मैं केवल प्रॉफिट ही बुक, बहुत सारी कंपनीज में लॉस भी बुक कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वाइज मेरा जो निकल के आ रहा था वो ये आप देख रहे हो। तो जब बुल रन, जब दुनिया पैसा बना रही थी, उस समय मैं सीख रहा। उस समय मैं अंधा नहीं हुआ कि हाँ पैसा लगा दो यार पैसा बना लेंगे, और लोगों ने बनाया है। मैंने कहा ना, मुझे जल्दी पैसा नहीं कमाना है, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं अपने आत्मसात कर चुका था कि भाई ठीक है यार, कि मुझे वे ऑफ अप्रोच सीखना है मार्केट में और कैसे आगे बढ़ना है, बस उतने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ, और आपने देखा होगा कि ऐसे भी मेरे पास शेयर्स आए थे कि जिन्हें मैंने बेच दिया। अगर वो बने ही रहते तो शायद 2 या 3 करोड़ एक इंडिविजुअल शेयर, 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो 3 करोड़ 2.5 करोड़ पैसा बना था। तो अब उसका रिग्रेट नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने वो जब खरीदा था पेनी स्टॉक, मैं कौन सा फंडामेंटल देख पा रहा था, मैं ये टेक्निकल देख पा रहा, मैं कंपनी को पढ़ पा रहा, मैं कुछ नहीं जान पा रहा था। मैंने तो खरीद लिया। वो अलग बात है कि वहाँ वो शेयर रॉकेट बन गया। अगर मैं बना भी रहता तो मेरे बन गए होते 2 करोड़। तो मैं, ज्ञान तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, पैसा जरूर बन गया होता। तो फिर मुझे क्या लगता, मुझे खुदा समझता या लोगों को। तो बात है कि ज्ञान ज़्यादा चाहिए, पैसा तो अपने आप ऑटोमेटिकली बना के देगा मार्केट। तो यहाँ पे आप, तो फिर मुझे उससे ज्ञान मिला कि भाई होल्डिंग में भी पावर होती है, चीज़ों में भी पावर होती है, किस तरह से आगे बढ़ना होता है। तो 1,30,000 मतलब मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया और ये आया। तो ये मेरा क्या हो रहा है, मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, मेरी जो सेविंग्स आ रही हैं वो भी मार्केट में लग रही हैं। और अच्छा, फिर जब चीज़ें थोड़ी सी
चल निकली। आप रशिया यूक्रेन के वॉर पे टाइम पे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स ठीक ठाक थे और मार्केट ने, आपको याद होगा कि ज़बरदस्त तरीके की गिरावट दिखाई थी, भयंकर वाली। और मेरी वाइफ ने भी बोला कि यार अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए, पूरा ये अभी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि प्रॉफिट्स अपने निकाल लेते हैं, अपना फंड्स निकाल लेते हैं, बाद में दोबारा डाल देंगे, जो कि एक कॉमन तरीके से भाई उन्होंने अपने तरीके से सही बोला। तो वहाँ पे मैंने कहा कि भाई देखो, सब कुछ जब खत्म ही होगा, सब कुछ होगा, तो हम भी ये सरप्लस मनी हमारा, हम लेके भी क्या करेंगे, हम खाना पीना रहना होना ये तो हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इमरजेंसी फंड्स को डबल कर करके डाला भी है, तो ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और चीज़ें, मैंने कहा कि अपनी लर्निंग्स करेंगे, मार्केट ने गिरावट दिखाई है तो आगे पॉजिटिविटी भी दिखाएगा, कोरोना में भी दिखाई थी, तो ठीक है। तो मैंने उसके अगले साल आप देख सकते हो 2024 से 31 मार्च 2025 पे जो है 4,76,000 का प्रॉफिट बुक किया, और यहाँ पे, और ये तो अब इससे मेरा क्या है, रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, क्योंकि मैं जो वापस ये पैसा वापस लगा रहा हूँ ना, ये वापस पोर्टफोलियो में लग रहा है, पैरेलली जो मेरे सेविंग्स पर मंथ आ रहे हैं वो भी लग रहे हैं, और इसी बीच जो इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट हुआ था उसमें से भी वाइफ ने जो है रिलीज़ करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया कि भाई ठीक है, अब आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के करीब हो गया, तो चीज़ें आपको कहीं फ्रूटफुल दिखाई पड़ेंगी, तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, बशर्ते हम वो फंड्स नहीं डिस्टर्ब करेंगे जो हमारी नियर बाई फ्यूचर में नीड है। आप समझ पा रहे हैं, नियर बाई फ्यूचर में नीड है कि भाई अगर एजुकेशन के लिए चाहिए बच्चे के या कुछ है तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हमारा आपको लगता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने वो फंड्स भी मेरे को थोड़े से रिलीज़ कर दिए, तो फिर भी हम रिजर्व टू रिजर्व लेके अपना एक चीज़ें चलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 31 मार्च 2025 तक में 4,76,000 का मतलब जो है इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे ये माइनस हुआ, और यहाँ पे 4,67,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ। तो आप ये जर्नी देखो कि कैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब ये क्या कि भाई प्रैक्टिकली देखा जाए तो पोर्टफोलियो में पूरा पैसा लगा है, और पोर्टफोलियो का जो अभी आने वाले समय में जो प्रोबेबल रिटर्न्स जो शेयर्स दिखाते हैं ना, कि अगर आपने सही वैल्यूएशन पे ले ली तो प्रोबेबिलिटी क्या दिखाई पड़ रही, तो वो मेरे में 33% अभी भी दिखाई पड़ रहा है, जो मतलब मार्केट तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा भाग गया या कुछ, अभी तो कंसोलिडेशन दे रहा है ना 1-1.5 साल से, ठीक है। तो वहाँ पे वो दिखा रहा है, यानी कि आपने पोटेंशियली सही करेक्ट वैल्यूएशंस पे शेयर्स को लेना सीख रहे हैं, सीखा है, लगाया हुआ है, और पैसा पूरा लगा हुआ है, तो ये चीज़ समझो। अब इसके बाद अब चालू हो जाती है अगली फाइनेंशियल ईयर जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, और उसमें आप देख सकते हो कि 5,19,000 का मैंने प्रॉफिट को बुक किया है, और यहाँ पे ये करके, और मैं ये मेरा इंटेंशनली नहीं होता है कि भाई मैं इतना ही बुक करना या इतना ही करना या इतना ही करना, ठीक है, लेकिन ये देख के अच्छा लगा कि भाई हर साल ग्रेजुअली आप धीरे धीरे बढ़े हो। इस बीच में आपने कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर देख लिया, पिछले अभी 1 साल 1.5 साल से फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार सेलिंग देख रहे हो, अब ट्रंप के टैरिफ्स को देख रहे हो, और भी चीज़ों को देख रहे हो, लेकिन पोर्टफोलियो धीरे धीरे ब्यूटीफाई हो रहा है और आप अपने रिस्क एपेटाइट के साथ में आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को अप्रोच करना सीखना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, वो आपको ज़रूर आ जाना चाहिए। अब मैं कुछ शेयर्स की बात करूंगा, जैसे मैंने बहुत सारे शेयर्स को इस दौरान मैंने करा क्या, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस किया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी किया, बहुत सारे मतलब जो है कि गलतियों भी की हैं, तो वहाँ के लॉसेस को भी बुक किया होगा, लेकिन पोर्टफोलियो ने पूरा डाइल्यूट करके मेरे रिस्क एपेटाइट को यहाँ तक पहुँचाया है, और जो मेरा CAGR रिटर्न बन रहा है, दैट इज़ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद गुड लेवल्स, कि भाई हाँ मैं आगे सही जा रहा हूँ। बात ये है कि आगे जो रिटर्न होता है, कंपाउंडिंग की जो बात आती है, कि वो ऐसे ही आती है कि आप अपनी, जैसे मान लो कोई कंपनी बड़ी, कौन सी कंपनी ऐसी बनी है जो कि कभी भी गिरी नहीं हो, कितनी भी अच्छे से अच्छी कंपनी हो, रिटर्न तगड़े से तगड़ा बनाया हो, और अब आप जैसे फंडामेंटल्स आपको देखने आ गए, टेक्निकल्स देखने आ गए, मार्केट को पढ़ना आ गया, सेक्टर पढ़ना आ गया, और भी चीज़ें पढ़नी आ गई, एजुकेट हो रहे हो, रिस्क एपेटाइट के साथ में बिना लालच के तरीके से इन्वेस्टिंग का जो अपनी स्ट्रेटेजी निकल के आ रही, ये सब स्ट्रेटेजीज वगैरह जो मैं आपको बोलता हूँ, कहता हूँ, ये कैसे निकल के, ये खुद से अपने आप में कल्टिवेट हुई ना, कि भाई मेरे को तो लगा कि भाई ये शेयर टॉप से गिर गया है, इस लेवल पे जो है सीधा मतलब जो है पूरा पोर्टफोलियो लगा देता हूँ, भाई ऐसा फील आता ही आता है। लेकिन मैंने कहा भाई हम अंतर्यामी नहीं है भाई, अगर ये शेयर गिर रहा है टॉप से, क्या पंप एंड डंप की कहानी थी, अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी हो सकता है, तो वहाँ पे मुझे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अप्रोच होना चाहिए। क्या था, बाइंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, पैसा तो मार्केट बना के देगा, आप बस इन्वेस्टेड बने रहें, पिच पे बने रहें, राहुल द्रविड़ की तरह एज ए वॉल बने रहें, और अपना विकेट ना दें,
वो टेस्ट मैच जब आप खेलेंगे तो डबल टन की सेंचुरी भी मारेंगे और मैच भी आपको मिलेगा। और बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वनडे में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे और फिर बाद में T20 भी खेलने के लायक हो जाएंगे। सीधा सीधा T20 में उतरेंगे। हालांकि मानता हूँ नई जनरेशन वेरी फास्ट, सब कुछ सब बातें, लेकिन साथ ही साथ आपको आज ये दिखाई पड़ा कि मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल करो, बिल्कुल बढ़ो। आप अपने जो कह सकते हैं IQ है उसका बिल्कुल यूज़ करो। फास्ट है दुनिया, सब कुछ है, लेकिन उस ब्रिंक पे मत करिए कि भाई जिसको झेल ना सको। सुसाइड हो रहे हैं, क्रिप्टो, अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन गिरा, बिटकॉइन 1,33,00,000 के प्राइस से 1,03,00,000 के आसपास या 99,00,000 के आसपास तक गिरा। ठीक है, अब किसी ने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के आसपास के प्राइस पे बिटकॉइन ले रखा होगा तो उसको तो दिक्कत नहीं हुई होगी ना भाई, उसने तो मल्टीप्लाई कर रखा पैसा। ठीक है यार, 30-33 लाख गिर गए, मान के चलो, ड्यू टू एनी रीजंस, और वहाँ पे अगर मतलब चीज़ सही है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो में जाके आप इन्वेस्ट करिए, मैं बात बता रहा हूँ। तो अगर भाई उसने 50 से 1,33,00,000 तक पहुँचा था, वहाँ से गिर के वो 99 लाख पे वापस आ गया, फिर भी वो पॉजिटिव में है और कंपाउंडिंग के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं प्रॉफिट को कभी कभी लेता लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेता हूँ। फिर उस कंपनी को पढ़ते, छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनीज को देखता हूँ जर्नली, मतलब 5,000 करोड़ और उससे नीचे की कंपनी ज़्यादातर की कोशिश रहती है, या फिर कोई बड़े मार्केट कैप की भी कंपनी है, मतलब बड़े मतलब 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी अगर कोई है तो वो करेक्ट वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा आ गई हो तो अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ेगी इन कंपेयर टू द, भले ही वो 1,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी हो लेकिन वैल्यूएशन वाइज वो हाई है। तो हमें वो भी समझ में आना चाहिए कि भैया 10,000 करोड़ वाली कंपनी में वैल्यूएशन वाइज वो काफ़ी करेक्ट हो गई, आगे पोटेंशियल क्या दिखता है। तो वो चीज़ें, और हर कंपनी को लेके लॉन्ग टर्म के लिए तो चला नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी खरीदी हुई 10 कंपनियां दोनों 10 की 10 मल्टीबैगर बनेगी, और ऐसा भी नहीं है कि 10 की 10 गिर जाएंगे अगर आपने एक्सपीरियंसेस के साथ में चीज़ों को किया। अब ये कुछ कंपनीज हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है, इसमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिया, भले हो सकता है पहले की इन्वेस्टिंग 10,000 की रही हो इस कंपनी में, कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लियो, फिर मैंने दोबारा से री इन्वेस्टिंग करी 20,000, अगली बार फिर और पढ़ा देखा। तो कंपनी के साथ और प्रोमोटर्स के साथ में और उसकी बिजनेस के साथ में आपका जो है चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जब छोटे मार्केट कैप की है तो पोटेंशियल तो होता है, और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि मतलब ऐसे बड़ी गिरी ना हो, बड़ी गिरी ना हो, बड़ी गिरी ना हो। अच्छा तो सर बड़ी तो वहाँ बेच लेना चाहिए, गिरी तो वहाँ पे खरीद लेना चाहिए, हर बार आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है कि भाई अगर ये मान के चलो 8,800 करोड़ की कंपनी है, इसने 10 बार मौका दिया, लेकिन और गिरते उठते 633% का रिटर्न बनाया हुआ है, जबकि ये 2022 में आई है। किस बंदे ने 633% का रिटर्न बना लिया किसी पर्टिकुलर शेयर में? नहीं बना पाया ना। तो शेयर जीता कौन? जीता तो शेयर ही है, लेकिन सीखना भी है, जानना भी है, बढ़ना भी है, हमें अपने तरीके से चलना है। तो आप इस चीज़ को देखो, और मैं ये कंपनीज जो कि जिनके चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो है कि इन कंपनीज के नाम मैं आपको अगर आप पूछेंगे तो जरूर मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन इन कंपनीज मेरा और ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती पीछे पड़ के मान के चलो रॉकेट बन गई, ठीक है यार अब नहीं हाथ में आई तो नहीं आई। इस तरह से सैकड़ों कंपनी जब आपकी स्टडीज होकर चीज़ें बनी रहेंगी तो आपको कोई ना कोई मौका देती रहेगी, जब भी आपकी सेविंग्स आप कमा के जो इकट्ठी करके इन्वेस्टिंग के लिए SIP मोड में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो इसमें इतना रिटर्न 8,000। अब ये जो है कंपनी, नेक्स्ट कंपनी, और इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनी, अब जैसे ये कंपनी है, यहाँ से इतने रिटर्न, अभी टोटल रिटर्न देखो 433% तक के रिटर्न है, आई कब 2022 में, टॉप से तो तगड़ी गिरावट है। अरे सर गिर गई है, मुझे यहाँ बुक कर लेना चाहिए, ये लालच बना ही रहेगा। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं है भाई, कर लिए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, कर लिए हैं, मौका मिल गया, मान के चलो हो सकता है यहां से मौका मिलता ही नहीं, आपने प्रॉफिट बुक कर लिए, जिसने बुक किया वो ये सोचेगा अरे नहीं मैंने बहुत बढ़िया काम किया। भाई बढ़िया काम नहीं किया, आपने अपने हिसाब से काम किया। ठीक है, हर बार आप परफेक्ट नहीं जाओगे, लेकिन ऑल इन ऑल जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं वो कलेक्टिवली डिसीजंस अगर आपके पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही बढ़ रहे हैं तब सही है। जैसे मैंने अभी आपको हर साल का फाइनेंशियल ईयर का दिखाया ना प्रॉफिट, तो वो मैंने क्या दिखाया, पहली साल ही 5 लाख का प्रॉफिट को मैं बुक नहीं कर दिया, भाई नहीं कर दिया, बोले सर पूंजी इतनी नहीं रही होगी आपके पास इतना, भाई ठीक है, अब तो मैं कह रहा हूं उस रेशियो के हिसाब से कर देता। हर साल ग्रेजुअली क्यों मैं बढ़ा, आप इस चीज को भी समझिए। और ऐसा भी नहीं इंटेंशन है कि नहीं यार इस बार मैंने 5 किया तो अगली बार 10 लाख मुझे करना ही प्रॉफिट बुक। भाई पोर्टफोलियो में अगर दिखेगा कि बुक करने लायक की सिचुएशन नहीं है तो आई विल नॉट बुक।
भाई मैं बुक करता हूँ, उसके मैंने रीजंस, अगर मेरी वीडियोस को आपने फॉलो किया होगा, पुराने वाले तो डिलीट हो गए, अभी जो हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई आप लोग टाइम दें। मतलब मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी लर्निंग्स को डालने की कोशिश में रहता हूँ, तो बोर भी हो जाते हो आप लोग, नहीं करो, नए नए सब्सक्राइबर्स तो जल्दी जनरली आ ही नहीं पाते, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इस बात से सहमत हूँ, मुझे इस लगता है कि मैं क्वालिटी दूँ, मैं वो चीज़ बोलूँ जो मैं सीख रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अपनी एनालिसिस और अपनी वो चीज़ें खुद करो। मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई जुड़े रहो, एक मत के एक तरह के पॉजिटिव लोग, जब हम एक साथ रहेंगे तो चीज़ें निखर के आएंगी, बढ़ के आएंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि हर नॉलेज मुझे होगी। आप जैसे दसियों लोग जब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मुझे भी सीखने को, जानने को मौका मिलता है। मान के चलो मैं कुछ चीज़ें एनालाइज करी किसी कंपनी में और मैं इस एक कंक्लूजन पहुंचाऊं, पैरेलली आपने भी करी, उनने भी करी, उन्होंने भी करी, और जब कलेक्टिवली सबका डिसीजन निकल के आता, जस्ट आता, दैट डिसीजन इज अ फार फार बेटर देन द एनी अदर थिंग ना। तो हम एक तरह से एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो अब जैसे ये कंपनी यहाँ से टॉप से गिरावट हुई, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अब ये गिरावट के रीजंस क्यों गिरी, ज़्यादा भागी थी इस वजह से गिरी, या कुछ कंपनी में दिक्कत, या इस इंटरनल कोई दिक्कत, कंपनी की इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी बढ़ रही है तब तो निकलना चाहिए। तो बताया ना कि फ्रॉड वाली कंपनी को आपको पहचानना आइडिया लगे। ऐसे 2 से 3 कंपनीज मैं अपने पोर्टफोलियो में निकाल चुका हूँ, जहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट में भी निकाली हैं और कुछ मैंने छोटे से लॉसेज में भी निकाली हैं, क्योंकि मेरा अमाउंट कंपनी में धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है जिस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब छोटे मार्केट कैप की होती है, अब ये 418 करोड़ की है, ये 800 करोड़ की भी बन जाएगी, तो भी अगर कंपनी ठीक होगी तो मैं पैसा तब भी लगाऊंगा। भाई 800 ही की तो है, उसे मौका देगी आगे। तो जो बढ़ने वाला होता है, अब ये इस लेवल पे है तो यहाँ पे क्या लाखों लगा देंगे? भाई डिपेंड करता है कि कंपनी ने ये गिरावट दिखाई है तो उसके रीजंस क्या हैं, उसके आगे प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या कुछ प्रोमोटर सोच रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करता है। ये चीज़ें आप जब उसमें बने रहोगे टेस्ट मैच के पिच पे, तब जाके बात बनती। तो इन कंपनी से मेरा इन्वेस्टमेंट है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो अब जैसे बोला गया कि कल मार्केट गिरेगा टैरिफ की वजह, अरे भैया ठीक है, 130% का टैरिफ लगा दिया चाइना पे, चाइना ने अपने डिसीजंस ले लिए, या वो ये कह रहे हैं कि हम उनसे नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह, हम तुम्हारा सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, इंडिया कह रहा है कि हम तुम्हारा मक्के के वो नहीं खरीदेंगे, और कुछ 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 चल रहा है, निगोशिएशंस भी चल रहे हैं, बातचीत चल रही। 1 साल निकल गया, ऐसे निकल जाएंगे 4 साल, एक लंबी जर्नी मार्केट में निकल के चली गई, और पुराने समय पर लगाया हुआ पैसा भी जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के बैठा हुआ है आज की तारीख में। ऐसे ऐसे लोग हैं पेशेंस के साथ में, तो बने रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कंपनी, अब चाहे इस कंपनी की बात कर लो, ये तब देखो छोटे छोटे मार्केट, इनकी मार्केट कैप को ध्यान देना, 3270 करोड़ का मार्केट कैप। क्या यहाँ पे ये वाला मार्केट कैप रहा होगा ना? यहाँ पे था, यहाँ पे है ये वाला मार्केट कैप, यहाँ पे तो कम ही था। मैं लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, कंपनी के बिजनेस में यहाँ जो वैल्यूएशन दिख रही होगी, यहाँ जो दिख रही होगी, यहाँ जो दिख रही होगी, और जो यहाँ दिख रही होगी, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। 16 के पी पे मिल रही है, तो यहाँ पे लगाया हुआ पैसा, यहाँ पे लगाया हुआ पैसा, यहाँ पे लगाया हुआ पैसा और यहाँ पे लगाए हुए पैसे में डिफरेंस होगा, डिपेंड ऑन योर द रिस्क एपेटाइट ऑन द पोर्टफोलियो और द कंपनी के किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं और आप कितना एक्सपीरियंस लेंगे। आपने यहाँ पे मान के चलो 10,000 लगाया था, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे लगा दिया 60,000, यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए तक भी लगाने के लिए दिखाई पड़ता है यार, नहीं यार कंपनी में बहुत कुछ है, डीपली हमने जब पढ़ा समझा देखा, इस तरह की दसियों कंपनी में एक लाख। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 3,270 करोड़ की कंपनी है, 32,000 करोड़ भी पहुंची आने वाले 5 से 10 सालों में। बोले 10 साल आप सर होल्ड करोगे? भाई कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ माई फंड्स के हिसाब से, कभी लगेगा तो बुकिंग भी कर दूंगा, और नहीं लगेगा तो वो लंबे समय के लिए भी टिका हुआ हूँ। आपको पता होगा कि मेरे पास वो शेयर्स भी लंबे समय के लिए बहुत ह्यूज क्वांटिटी अवेलेबल है, एक ह्यूज रिटर्न्स के साथ में, जिनको मैंने नहीं बुक किया। कन्विक्शन या चीजें, हो सकता है आप गलत हो, लेकिन लर्निंग्स विल मेक यू रिच। ठीक है, तो मुझे जल्दी पैसा नहीं बनाना है, मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, तो उसके लिए यही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आगे और चीजें सीखूं। यहाँ पे अब ये कंपनी की बात कर लो, इसमें एक बड़ा अमाउंट लगा हुआ है, शायद ये वही कंपनी, नहीं ये नहीं, ये दूसरी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये इसमें एक बार पैसा मैं बनाया हूँ, दोबारा से फिर मौका दे रहा है, लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाया, यहाँ लगाया, फिर बनाया, फिर लगाया, फिर बनाया। हो सकता है लंबे समय के लिए बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, एज ऑन डेट तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं लाखों तक लगाने के लिए लगा चुका हूँ, बुक किया, दोबारा से लगा रहा हूँ। इसकी कन्विक्शन और दूसरी कंपनी के कन्विक्शन में डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ ये अभी लगभग 2,000 करोड़ के आसपास तक की कंपनी है। तो ये चीज़ें हैं, अब ये मौका दे रही है। अगर ये मान के चलो, जैसे ये चार्ट है और ये चार्ट इतने लंबे समय तक मान के चलो रहने वाला हो, इतने लंबे समय तक,
ठीक है। तो मेरे इतने महीने तक के कमाए हुए पैसे और मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी में मैं अपडेट्स लेता रहूं, तो इस कंपनी में मैं यहाँ पे भी लगा रहा, 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 ठीक है। तो 1 लाख भी लग गया तब भी चलेगा, 80,000 लग गया तब भी चलेगा, 1.5 लाख रुपए लग गया तब भी चलेगा, डिपेंड ऑन द माई स्टडी। और कंपनी ऊपर भाग गई, फिर सर मौका ही नहीं मिला, ठीक है, कोई मौका हर कंपनी देती है बाद में, ठीक है। अभी आप यही तो देखो कि ये कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं बाय करना पर अगर किसी को पता होता कि 431% तक के रिटर्न बनने वाले, वो पूरे पोर्टफोलियो को बेच के इसी जगह पे इसी कंपनी में लगाते, बाकी कहीं नहीं, तो उनके पैसे बनते, यार मेरा क्या डिसीजन बढ़िया रहा। लेकिन जब वहाँ से गिरावट दिखाता तो आप होल्ड करने की सक्षमता नहीं रख पाते। फिर अरे पैसा बन गया, फिर गिरा, अरे पैसा बन गया, फिर अरे पैसा आधा हो गया। तो भाई आपको अपने रिस्क एपेटाइट को इंक्रीज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे बाइंग करना, यहाँ पे बाइंग करना, इन पे बाइंग करना, यहाँ पे बाइंग करना, तो ये आपको समझना आना चाहिए। ये कंपनी होगी, अभी ये देख सकते हो 2,770 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। ये टॉप से ये मौका देती है अब यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी कंपनी छूटेंगी भी, 301% तक के रिटर्न है, 2022 के आसपास आई। तो आप ये देखिए ना, अब क्या है कि सभी कंपनी खराब हो जाएंगी क्या, जीरो हो जाएंगी? आप उनके फंडामेंटल्स को बार बार अपग्रेड करते रहो ना, देखते रहो, पढ़ते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो कि लगभग 2,000% तक के रिटर्न है, कंपनी टॉप से कितनी ज़बरदस्त करेक्ट हुई, और ये अभी मेरे पोर्टफोलियो में है, और अच्छे खासे अमाउंट, नहीं ये वाली नहीं, ये दूसरी है पोर्टफोलियो में, बट ये अमाउंट वाइज नहीं ध्यान आ रहा, एक दूसरी कंपनी उसमें है लगा हुआ, अच्छा खासा पैसा लगा, ठीक है। तो अभी इन लेवल्स पे लगने की कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, इस कंपनी ने ये सिनेरियो भी दिखाया। तो आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से आगे आगे बढ़ना, वे ऑफ अप्रोच आना चाहिए। रिस्क एपेटाइट वाली बात आई। अब जैसे इस कंपनी में 1400% तक का रिटर्न है लोगों का, और यहाँ पे 5,300 करोड़ की कंपनी है, क्या ही मार्केट कैप है। तो अब आगे जर्नी अगर सही होगी, क्या सब फ्लॉप हो जाएंगी? एक पलटी में अगर आपके पोर्टफोलियो में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ये देखो अब इसकी लंबी जर्नी हो गई, छोटे मार्केट कैप ही है अभी, और देख सकते हो कि यहाँ पे 13,500 की जब टॉप से करेक्टेड है, ठीक है भाई। आप पढ़ो, समझो, देखो कंपनी का फ्यूचर, देखो, समझो, लगाओ, करो, और धीरे धीरे बढ़ाते रहो। आप ऐसा नहीं है कि आप जो है कि बिल्कुल सही बॉटम मैंने पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाओगे भाई। लेकिन वहीं बाइंग स्ट्रेटेजी के साथ में आप बढ़ोगे, कंपनी के डेवलपमेंट के हिसाब से आप बढ़ते रहते हो, तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक एवरेज आउट कर लोगे, ठीक है। डिपेंडेंसी किसी एक कंपनी पर रखना नहीं। ये 389 करोड़ की कंपनी है, देख सकते हो, इसमें मेरा भी फोकस है। एक बार प्रॉफिट को मैं बुक कर चुका हूँ, दोबारा मैंने किया है। तो ये 389 करोड़ की कंपनी अगर 3,000 करोड़ की कंपनी पहुंचेगी तो पैसा काफ़ी अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पैसा मान के चलो, पहले मैं 99 शेयर्स पे लगा, मान लो 50 शेयर लिए होंगे, उस पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अगली बार कंपनी फिर पड़ा, फिर 70 शेयर पे आ गया, फिर 100 शेयर के हिसाब, डिपेंड करता है कंपनी कितना मौका दे रही है। 200 शेयर के लेवल तक भी पहुँच गया कि भाई अगले मैं 200 तक भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ इस तरह की कंपनी में। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ 7,700 करोड़ की कंपनी है, ये देख सकते हो। ये इस कंपनी में तो आप बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मुझे डिसेंट प्रॉफिट लगा, मैंने कर लिया। दोबारा फिर मौका देगी भाई ये। हाँ, ये हो सकता है कि अगली बार आपको इस वाले ऑल टाइम हाई से और ऊपर ही मिले मौका, लेकिन क्या पता ये उस जगह पे जाके, ऊपर जाके और फिर नीचे पे आए। तो टॉप से क्या करेक्शन है, क्यों गिरी है, क्यों भागी, क्या कुछ है। कंपनी बढ़िया थी, मेरा तो इससे जान पहचान इस जगह से है, तो मैंने कुछ पैसा बना भी लिया था। तो अगेन आई विल कीप इट इन ऑन वॉच लिस्ट। अगर वैल्यूएशन वाइज मुझे लगा कि नहीं बहुत ज़बरदस्त लेवल पे है यार, इस जगह पे तो यार तगड़ा पैसा लगा, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आई विल बुक प्रॉफिट्स ऑन, भाई जो लॉन्ग टर्म के लिए भी ली तो वहाँ पे भी मैं प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करूँगा। डिपेंड ऑन माई रिस्क एपेटाइट, हाउ मच रिस्क एपेटाइट आई अर्न। तो ये चीज़ें हैं। ये कंपनी की बात कर लो, यहाँ पे ये 45,500 करोड़। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल स्मॉल कैप की ही कंपनी में बना रहता हूँ, इस कंपनी में मेरा बड़ा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। और अच्छा कहा था, मैं करीबन यहाँ पे आया था इसमें, पहली बात तो मैं यहाँ पे करीबन आया था, पैसा बना भी था, कुछ मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर मैंने दोबारा से लगाया था और सीधे 5 लाख रुपए लगाए थे। पैसा बन भी गया, फिर आधा कर दिया, फिर नीचे आया। अभी यहाँ पे ये अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में, कोई बात नहीं, 1,000% तक की रिटर्न है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक अच्छी मार्केट कैप में है, ठीक है। नहीं, सॉरी, ये वो उस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये अलग है, इसमें खैर कम है, ये अलग कंपनी है। हाँ, ये तो 45 करोड़, ये आप लोग समझ गए होंगे, तो ये कंपनी अलग है। तो इसमें भी पैसा लगा, लेकिन अब इसमें लाखों नहीं लगा सकते ना, तो ये अलग तरह की कंपनी है। तो क्या कुछ उसके पैरामीटर्स बोल रहे हैं, क्या कुछ है, उन सब पे भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये कंपनी भी मेरे पास पोर्टफोलियो में है। अब आप कहोगे सर कंपनी के नाम तो बताए नहीं, ठीक है। कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग इंटरेक्शन करोगे,
और बताओगे कि किस प्राइस वाली कंपनी, जैसे ये प्राइस जो है ना ये बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया मेरे पास कितने शेयर्स हैं, कब इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट बुक किया, क्या कुछ है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप लोग में से कोई किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, पूछते हो, तो मैं बताऊंगा, डिपेंड ऑन द क्या मार्केट कैप है, कितने पी पे मिल रही है, किस सेक्टर से क्या कुछ है, उन सब चीज़ों पर। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं कल, देखते हैं मार्केट में गिरावट तो वो तो रहती है भाई, अगर रहेगी तो रहेगी। कोई शॉर्ट जल्दी पैसा बनाने की जगह कोई शॉर्ट करेगा, कोई लॉन्ग करेगा, वगैरह वगैरह, बट अपन का एक अलग तरह से अप्रोच है। और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई रिटर्न्स, मैंने जो आपको अभी दिखाए। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।